हेलो, मैं विनोद कुमार पांडे। मैं आपका विनोद एडू फोरम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज यहाँ पर जेपीएससी से रिलेटेड उसके सिलेबस, उसमें आने वाले क्वेश्चन और उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस पर चर्चा करने आया हूँ। और ये ध्यान रखना होगा, जो मैं मुख्य रूप से चर्चा करना चाहूँगा वो साइंस और टेक से रिलेटेड चर्चा करना चाहूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड होती हैं। इसीलिए साइंस एंड साइंस टेक का जो है हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में भी उसको इम्पोर्टेंस दिया गया होता है। ये ध्यान रखना होगा, जैसा आप जानते हैं कि जीपीएससी का जो फर्स्ट पेपर होता है, प्रारंभिक परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें साइंस एंड टेक से रिलेटेड टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान रखना होगा, 15 क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए जो क्वालिफाई करने में साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप साइंस एंड टेक की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से करें। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे और उनके कितने मार्क्स होंगे। इसके बाद में हम मुख्य परीक्षा के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिलेबस में आपका साइंस एंड टेक से जो 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 मार्क्स का होगा। टोटल 30 मार्क्स का, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट होता है जनरल साइंस। ये ध्यान रखना होगा कि इसका केवल एक पार्ट लिख दिया गया है, जनरल साइंस। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जनरल साइंस में कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है, बायो से भी क्वेश्चन आ सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं, उनसे क्वेश्चन जनरल साइंस के अंतर्गत आता है। इसीलिए जनरल साइंस से टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल 12 नंबर का होगा। जो दूसरा पार्ट है वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। यानी कृषि के क्षेत्र में जो तकनीकी है, उसके जो विकास है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। वो भी टोटल होंगे 6 क्वेश्चन, यानी 12 मार्क्स का आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा प्रारंभिक परीक्षा में। थर्ड जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सैटेलाइट से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड, टेलीफोन से रिलेटेड जो भी जितने भी डेवलपमेंट हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। वो करीब होंगे 3 क्वेश्चन, यानी टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन। इस प्रकार से जो जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है, उसका जो करीब जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 15 क्वेश्चन केवल और केवल साइंस टेक से होता है। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा की सफलता में साइंस एंड टेक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए कभी भी आप साइंस टेक को कभी हल्के में मत लीजिए। टोटल, और आप अगर अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अच्छी मेहनत करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके लिए साइंस के हर क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान हो जा रहा है। तो ये ध्यान रखना होगा, प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 30 मार्क्स का जो होगा वो साइंस एंड टेक से पार्ट का होगा। ये रहा आपका टोटल प्रारंभिक परीक्षा के। इसके बाद में हम आते हैं मेंस एग्ज़ाम, यानी मुख्य परीक्षा जो होती है, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी में टोटल मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं। उसमें जो साइंस एंड टेक का जो पेपर होता है वो 6ठा पेपर होता है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम मेंस को उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको देखें, समझें और उसकी तैयारी करें। तो उसमें नंबर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं।
जैसा कि हम आगे देख रहे हैं कि मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा का जो पेपर 6 होता है वो होता है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना होगा कि टोटल ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो मुख्य परीक्षा का जो पेपर होता है उसमें टोटल 20 क्वेश्चन ये तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ये टोटल 40 मार्क्स का, ये 40 मार्क्स का 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। बाकी के आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं जो 32 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 160 मार्क्स। ये डिस्क्रिप्टिव होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर 6 को कितने सेगमेंट में बांटा गया है। पेपर 6 को टोटल 5 सेगमेंट में बांटा गया है। पेपर 6 को टोटल 5 सेगमेंट में बांटा गया है। इसका सबसे पहला सेगमेंट जो होता है वो होता है जिसको कहते हैं फिजिकल साइंस। ये ध्यान रखना होगा कि पेपर 6 जो है वो टोटल 5 सेगमेंट में डिवाइड होता है। जो सबसे फर्स्ट सेगमेंट उसका होता है वो होता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जैसा नाम से लग रहा है कि हमारे आसपास जितनी फिजिकल चीज़ें दिखाई पड़ रही होती हैं, फिजिकल चीज़ें उन चीज़ों को आप कह सकते हैं कि जो एग्जिस्टेंस में है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें फिजिकल सब्सटेंस कहलाती हैं। तो फिजिकल साइंस में हम उन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि जो इसका फर्स्ट सेगमेंट है उसमें जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें हम यूनिट की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ को जब मेज़रमेंट करते हैं वो किसी न किसी यूनिट में करते हैं। जैसे आप अगर दूध को लेने जाते हैं तो दुकानदार से क्या कहते हैं कि इतने लीटर हमें दूध दे दो, यानी हम दूध का मेज़रमेंट यानी लिक्विड का मेज़रमेंट लीटर में कर रहे हैं। आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसका मेज़रमेंट केजी में करते हैं, कुछ और सामान खरीदने जा रहे हैं ग्राम में करते हैं। यानी हर एक चीज़ का जो मेज़रमेंट होता है वो किसी ना किसी यूनिट में होता है। उसकी स्टडी हम सबसे पहले करेंगे और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे MKS, CGS और SI यूनिट है, उसकी स्टडी हम इस पार्ट में करेंगे। जो इसका सेकेंड पार्ट है, हम यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, दोनों किस तरह से रिलेटेड हैं, ग्रेविटी, मास, वेट, इन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड हमारे जो सिलेबस है उसकी हम स्टडी करेंगे, यानी कि सन के जो थ्योरीज हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उनका जो सोलर से क्या रिलेशन है, उसका रोटेशन में उसमें क्या रोल है, किस हिसाब से उसकी डिफरेंट थ्योरीज हैं, इनकी हम स्टडी करेंगे। और फोर्थ सेगमेंट इसका जो आ जाता है वो हम साउंड वेव्स, इन सारी चीज़ों की हम स्टडी करेंगे। यानी हम अपने आसपास की जो जितना फिजिकल वर्ल्ड है उसकी हम स्टडी करेंगे है फिजिकल साइंस में। दूसरा इसका जो सेकेंड पार्ट है, अब ये ध्यान रखेंगे कि फिजिकल साइंस में टोटल आएंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि टोटल आएगा 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिजिकल साइंस से आएगा। और इसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा वो 2 क्वेश्चन आएगा।
दो क्वेश्चन ये डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो ये टोटल हो गया आपका फर्स्ट सेगमेंट का, जिसमें 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 2 क्वेश्चन आएगा जिसमें एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, और टोटल होगा 32 मार्क्स का। इसका दूसरा पार्ट है, जो दूसरा सेगमेंट है वो उसकी हम स्टडी करेंगे, जिसको कहते हैं लाइफ साइंस। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि लाइफ से रिलेटेड जो भी हम साइंस की स्टडी करते हैं वो सारा इस सेगमेंट में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लाइफ साइंस की स्टडी करते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो या फिर चाहे वो बॉटनी हो, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर एक जीव की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं सेल। सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके पहले पॉइंट में हम सेल की स्टडी करेंगे और किस तरीके से एक सिंपल सेल से एक लार्जर मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट होता है, एक शरीर का डेवलपमेंट होता है, एनिमल का, प्लांट का डेवलपमेंट होता है, वो सारा हम इस सेगमेंट में स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो दूसरे सेगमेंट में आता है जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जैसा आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, वो सारा स्टडी हम इस सेगमेंट में करेंगे। और यदि ध्यान रहे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो न्यूट्रिशन ना होते हुए भी हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाए तो उससे बहुत सारी बीमारी हो जाती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बहुत सारी विटामिन्स के बारे में जानें, उसके रोल के बारे में जानें, उनका क्या रोल है, उनसे कौन सी बीमारी होती है। इसलिए इस सेगमेंट में हम विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ते हैं। जो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर वो केमिकल रिएक्शन अपने आप होने लगे तो उसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। इसलिए उन केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना होगा। इसीलिए हमारे शरीर में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, वो सारा हम इस सेगमेंट में स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जैसा आप जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। जो हमारी बहुत सारी एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक हार्मोन से कंट्रोल होती है। इसीलिए इसको जिस ग्लैंड से ये सिक्रीट होती है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले हार्मोन हैं उनकी स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि कौन से हार्मोन का क्या रोल है, उनकी कमी या ज़्यादा से कौन सी बीमारी हो जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये मुख्य परीक्षा में तो है ही, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद में प्लांट हार्मोन, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में एनिमल हार्मोन होता है तो प्लांट में भी हार्मोन होता है जो उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इसलिए प्लांट हार्मोन की स्टडी करेंगे और इसके बाद में उनके फंक्शन क्या है ये सारा हम देखेंगे। थर्ड जो पार्ट है इसका लाइफ साइंस का, जिसके अंतर्गत हम सेल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। सेल रिप्रोडक्शन मतलब ये समझेंगे आप, जैसा कि जानते हैं कि जब कोई भी जीव बनता है तो वो केवल एक कोशिका का होता है, यूनिसेलुलर, लेकिन धीरे धीरे वो कोशिका, वो सेल डिवाइड हो करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। यानी जो हमारा शरीर है वो पूरा शरीर कहीं ना कहीं छोटे छोटे कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। तो अगर एक कोशिका बहुत पूरे शरीर का निर्माण कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे सेल का रिप्रोडक्शन होता है। एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो वो कौन कौन सा प्रोसेस होता है, वो सेल साइकिल क्या होता है। और ये ध्यान रखेंगे, जब सेल का डिवीज़न होता है तो सेल, एक सेल से दो सेल जब बनते हैं तो वो दो प्रोसेस होता है।
एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। दो तरीके से सेल का डिवीज़न होता है, उनकी हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या अंतर होता है, उनके प्रोसेस क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये थर्ड सेगमेंट हुआ जहाँ पे हम सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो फोर्थ सेगमेंट इसका आता है लाइफ साइंस का, मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो बच्चों के अंदर जाते हैं, और जो ये बच्चों के अंदर जो कैरेक्टर जाते हैं उसी के प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है वो इनहेरिटेंस के द्वारा होता है। सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी जॉन ग्रेगर मेंडेलियन ने किया था, इसीलिए इनको मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्या है, डाई हाइब्रिड क्या है, किस हिसाब से ये दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसके बाद में ये हम देखेंगे कि जब कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो बच्चा कैसे मेल या फीमेल बनता है, या उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन सारे, यानी उसको हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है, इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ये सिलेबस में पॉइंट है जिसको डीएनए स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए डीएनए पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है। जो जीन्स होता है वो डीएनए का बना होता है। ये डीएनए हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम ये डीएनए की स्टडी करेंगे, उनके फंक्शन क्या हैं उनको देखेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि आपने देखा होगा कि जब एक बच्चा छोटे से धीरे धीरे बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका चेहरा, उनका सब चीज़ धीरे धीरे कवर करते हुए जाता है या उसी तरीके से बनता चला जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे का कहीं ना कहीं जो फिजिकल अपीयरेंस है वो उसके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। इसीलिए अपने आसपास आप देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये बच्चे का जो चेहरा है उनके पापा से ज़्यादा मिलता है या उनकी मम्मी से मिलता है। तो ये जान के बड़ा आश्चर्य हो सकता है आपको कि बच्चे का वो कैरेक्टर, वो फिजिकल जो अपीयरेंस है वो कैसे बच्चे में चला गया। ये ध्यान रखेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए डीएनए होता है। अब डीएनए उस बच्चे का, उस जो बच्चे में वो कैरेक्टर को कैसे कंट्रोल करता है, यहाँ पे उस प्रोसेस की हम स्टडी करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन की बनी होती हैं, यानी हमारे शरीर का जो मैक्सिमम पार्ट है वो प्रोटीन का ही बना होता है। चाहे आप हमारे बाल ले लें, स्किन ले लें, हड्डी ले लें, बोन्स ले लें, सब में कोई ना कोई प्रोटीन ही होता है। इसलिए हमारा शरीर मैक्सिमम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रोटीन के प्रकार अलग अलग होते हैं। वो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, वो प्रोटीन किस अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोल हमारे डीएनए के पास में होता है। इसलिए ध्यान रहे, डीएनए ही हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है। जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं उसी प्रकार का कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चे में होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मेल और फीमेल के डीएनए मिल जाते हैं तो उस कुछ नए प्रकार के डीएनए का निर्माण होता है। इसलिए बच्चा कभी हूबहू पेरेंट्स जैसा नहीं होता है, कुछ कैरेक्टर उसके मिलते जुलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डीएनए देखेंगे और ये प्रोटीन सिंथेसिस किस प्रकार से होगा इसके बारे में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जीन रेगुलेशन, यानी ये जो जीन्स हैं, जैसा कि आप अपने आसपास कहते हुए लोगों से सुना होगा कि अगर कोई दुबला होता है तो कहते हैं कि इनमें जीन्स नहीं है इसलिए नहीं मोटे हो पा रहे हैं। ये ध्यान रखना होगा, हमारे शरीर को जीन्स ही काफ़ी हद तक रेगुलेट करते हैं, क्योंकि जीन्स डीएनए के बने होते हैं। इसलिए जीन का जो रेगुलेशन है कि जीन्स हमारे शरीर के कैरेक्टर को कैसे रेगुलेट करते हैं, उनकी स्टडी हम इस पार्ट में करेंगे। और फिर नेक्स्ट आ जाता है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि जो डिफरेंशिएशन होता है चाहे एनिमल में या जो उनमें अलग अलग तरीके की जो प्रजाति हो जाती है उसका क्या कारण होता है, उसकी हम स्टडी इस पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले इस संसार में एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ, धीरे धीरे उद्विकास होते गया, यानी उसी एक कोशिकीय जीव से बढ़ते बढ़ते मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ, बड़े बड़े जीव बनने लगे। ये बहुत समय लगा इनमें, इसीलिए इसको उद्विकास कहते हैं। यानी कि धरती पे जो एनिमल हैं उनका उद्विकास कैसे हुआ, कैसे एक सिंपल यूनिसेलुलर का निर्माण सबसे पहले कैसे हुआ, उन सारी हम स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि जब सबसे पहले अर्थ पे एनिमल एक साथ नहीं बने, सबसे पहले एक कोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। एक कोशिकीय जीव का निर्माण कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन के द्वारा हुआ है, यानी सबसे पहले जो जीव बना था वो बहुत सारे केमिकल को मिल करके बना था। उन सारे की जो बहुत सारी थ्योरीज थी, उन थ्योरी के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें, और फिर किस तरीके से वो एक कोशिकीय जीव का विकास होते गया और फिर धीरे धीरे जाके आज हम ह्यूमन बीइंग तक पहुंच गए हैं। इन सारी स्टडी करेंगे और फिर इसमें ये भी स्टडी करेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग का है वो इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। जैसा आप जानते हैं, आप अपने आसपास बात करते हुए लोगों से भी सुने होंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर होते थे। तो बंदर कहने का यही मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा जो उद्विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन है वो मंकी से आई है। अब उनके किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ, उन सारी की स्टडी हम करेंगे यहाँ इस सेक्शन में। तो आपने देखा कि लाइफ साइंस में हम हमारी जो लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं उनकी हम स्टडी करेंगे। तो पहला सेक्शन आपने देखा फिजिकल साइंस का। अब उसी प्रकार से जो लाइफ साइंस है इसमें भी दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि मेंस एग्जाम में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आएगा। तो पहले सेक्शन से 4 क्वेश्चन आएगा था और इससे भी 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव। ये ध्यान रखना होगा, ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी टोटल 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे लाइफ साइंस से। उसके बाद में 2 क्वेश्चन इसमें आएंगे डिस्क्रिप्टिव, 2 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव। लेकिन जो आपको अटेम्प्ट करना है, ध्यान रखेंगे, जो आपको अटेम्प्ट करना है वो केवल 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये टोटल होगा 32 मार्क्स का। इसीलिए एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है फिजिकल साइंस से, दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है लाइफ साइंस से। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। हाँ, एक पॉइंट और बताना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर होना चाहिए वो जो उन्होंने वर्ड लिमिट बताया है वो करीब 500 वर्ड से लेकर के 600 वर्ड का लिमिट बताया है। ये ध्यान रखना होगा। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि क्या सर हमें एग्जैक्टली काउंट करके वर्ड को लिखना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, आपको आंसर देना है तो आप आंसर इस प्रकार से दीजिए कि आपका जो आंसर है वो सेटिस्फाई हो। यानी कि, और जैसा कि साइंस में बहुत ज़रूरी है, पिक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। खासकर से अगर लाइफ साइंस में आप आ रहे हैं तो लाइफ साइंस में अगर पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और उस पर आपको कम लिखना पड़ता है और आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वर्ड लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आप पिक्चर ड्रॉ करिए, लेवलिंग अच्छे से करिए, आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसलिए लाइफ साइंस का जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, इसलिए कि आप इसमें अपने टाइम को बचा सकते हैं। आप पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए, उसमें बहुत थोड़ा सा लिखिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। आप इस टाइम का उपयोग और आगे के दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं। इसलिए तो फर्स्ट सेगमेंट हो गया फिजिकल साइंस, दूसरा सेगमेंट हो गया आपका लाइफ साइंस। आशा करता हूँ 2 सेगमेंट के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो गई होगी। थर्ड सेगमेंट आता है जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर साइंस। ये ध्यान रखेंगे, एग्रीकल्चर को भी साइंस एंड टेक के पार्ट में या पेपर में ही रखा गया है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा साइंस से मिलता जुलता है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत ही रखा गया है। इसमें भी सेम पैटर्न होगा जिस तरीके से आया होगा, यानी 4 क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव होगा और 2 क्वेश्चन दिया होगा डिस्क्रिप्टिव। लेकिन ये ध्यान रखेंगे 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 1 क्वेश्चन करना होगा। बाकी का इसमें डिटेल में क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। आप झारखंड के जो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्लाइमेटिक जोन क्या होता है? क्लाइमेटिक जोन आपने देखा होगा कि हर एक थोड़े से जगह को जो जगह बदलता है, लोकेशन बदलता है, उसका लैटिट्यूड बदलता है, तो वहाँ पे जो रेनफॉल हैं, जो धूप है, हर एक चीज़ की क्वांटिटी में कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं। इसलिए अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। तो झारखंड के अंतर्गत जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं उनके बारे में हम इसकी स्टडी करेंगे। जो बारिश किस हिसाब से आपने देखा होगा, हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके की बारिश होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं बिल्कुल कम होती है। तो उसके हिसाब से जो जोन डिवाइड है उनकी सारी हम स्टडी करेंगे। एंड नोन एबायोटिक स्ट्रेसेस इन ईच जोन। जो बहुत सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं उनकी स्टडी हम इन सेगमेंट में सबसे पहले करेंगे। जो सेकेंड पार्ट इसका है रेन फेड एग्रीकल्चर। आपने देखा होगा कि कई जगहों पे तो सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह पे है जहाँ पे सिंचाई की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे टोटल एग्रीकल्चर जो होता है वो बारिश पे निर्भर करता है, इसीलिए उसको रेन फेड एग्रीकल्चर कहते हैं। उसकी हम स्टडी करेंगे। कन्वेंशनल फूड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऑफ स्टेट। इसके 2 सेगमेंट होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जो कन्वेंशनल यानी परंपरागत तरीके से जो हम खेती करते हैं उसको हम इस सेगमेंट में रखते हैं कि कौन से ऐसे फूड हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे। कन्वेंशनल जो परंपरागत फूड है उनकी स्टडी करेंगे। और फिर दूसरा आता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो हैं, जैसे कि जो बागवानी के बहुत सारे नए नए चीज़ें हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा कि जैसे कुछ अलग तरीके के पौधे लगाए, आपने कुछ फल के पौधे लगाए और उससे आपकी पैदावार अच्छी हुई, आपकी इनकम भी अच्छी हुई। तो ये जो लेटेस्ट चीज़ें हैं इनके बारे में हम स्टडी करेंगे जो झारखंड में हो रहा है। नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट जो स्टेप हम करेंगे, जो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे किसान जो होते हैं वो केवल एक प्रकार की फसल को ही बोते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो अर्थ की जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली जाती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि आप जो क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन करें, यानी कई तरीके की फसलों को उगाइए जिससे कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इस सब की स्टडी हम इसमें करेंगे कि क्यों ज़रूरी है डाइवर्सिफिकेशन, उन सारी चीज़ें फॉर फूड एज वेल एज द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द वेक ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। जैसा आप जानते हैं कि करंट में जो बहुत किसान बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाते, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये हो रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे अर्थ की जो है प्रोडक्टिविटी कम होती चली जा रही है। उसके पीछे कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। उसमें एक फैक्टर ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि हम जो खेती कर रहे होते हैं वो एक ही फसल को बार बार एक जगह पे उगाते हैं, जिससे कि जो अर्थ की सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को, यानी सॉइल की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसके जो पोषक पदार्थ हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हम क्रॉप को अलग अलग तरीके से उगाएं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि क्लाइमेटिक चेंज, जैसा आप आज से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे कि क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, यानी वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर अलग हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, बारिश इरेगुलर हो रहा है, उसके पीछे क्लाइमेटिक चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम क्रॉप की फसलों को डाइवर्सिफाई करके हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड इट्स रोल इन इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर आउटपुट इन द झारखंड। सबसे पहला एक वर्ड देख रहे हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे बहुत कहीं पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो बारिश का पानी है उसको कायदे से कहीं पर इकट्ठा करें,
उसको इकट्ठा करके फिर उसको हम सिंचाई अपने काम में लाएं। इसलिए रेन हार्वेस्टिंग, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, और इसका रोल क्या है फॉर इन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर आउटपुट इन झारखंड। ये जो रेन हार्वेस्टिंग है, इसका क्या रोल हो सकता है, इसके द्वारा हम झारखंड में जो है कैसे फसलों को बढ़ा सकते हैं, इन सब सारी चीज़ों की स्टडी हम करेंगे। ये ध्यान रहे, चूँकि ये सेगमेंट करंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, इसलिए इससे आने वाले क्वेश्चन भी बहुत आएंगे और इसका उत्तर भी लिखना बहुत ज़रूरी है, और इसको आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट, फिश फार्मिंग। जैसा कि आपने देखा होगा कि करंट में फ़िश फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय निकल करके आया है, जिसको आप एक सीमित जगह पर अच्छे से साइंटिफिक तरीके से अगर करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलता है। फ़िश फार्मिंग के द्वारा आपको कई फ़ायदे होते हैं। एक तो जो फार्मर कर रहा है उसको काफ़ी लाभ मिलता है, दूसरा जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, यानी खाने की जो समस्या है, उसके बारे में भी बहुत लाभ होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस सेगमेंट में। जो थर्ड पार्ट है इसका, सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड में जो मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन सी मिट्टी किस प्रकार की होती है, उसका उपजाऊपन कैसा है, इसकी स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बर्मी कंपोस्ट। जैसा आप जानते हैं कि धीरे धीरे हम लोग केमिकल फर्टिलाइजेशन का इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं कि उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होती चली जा रही है, यानी कम होती चली जा रही है। और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा जो है केमिकल हमारे फूड चेन में आ जा रहा है। इसलिए करंट में ये बहुत ज़ोर शोर से बात उठने लगी है कि आप जो है ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें। ये ध्यान रखना होगा, आपने सुना भी होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें। तो ऑर्गेनिक फूड का मतलब क्या होता है कि जो हम कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, वो हम केमिकल ना यूज़ करें, उसकी जगह पे हम यूज़ करें ये जो गोबर की खाद होती है, जिसको हम पहले लोग यूज़ करते थे। जैसे आपके घर में गाय भैंसों से जो गोबर मिलता है उसको सड़ाते हैं और उससे जो खाद बनता है उसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसमें कीड़े डाल के, केचुआ डाल के उसको खाद बनाया जाता है। उस खाद का जब प्रयोग करते हैं तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनती है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन भी रहती है और वो फूड चेन में बहुत ज़्यादा केमिकल भी नहीं मिलता। इसलिए करंट में बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस टेक के अंतर्गत जो वर्मी कंपोस्ट की हम स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट, फार्म वर्ड मैन्योर, कि जो कि हम मैन्योर जो खाद हम अपने घर के आसपास बनाते हैं उनके बारे में हम सारी स्टडी करेंगे फॉर इम्प्रूविंग द सॉइल हेल्थ। ये ध्यान रखेंगे, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उससे हमें करंट में प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन वो उसका दूरगामी परिणाम बहुत ख़राब होता है। लेकिन जब हम वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो उससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात जो हमको क्रॉप मिलता है, जो फसल मिलता है, उसमें बहुत केमिकल नहीं होता, उससे हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होता है। और करंट में जो बहुत ज़ोर शोर से बात उठी है वो यही उठी है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। नाइट्रोजन फ्लेक्सिंग बैक्टीरिया, देयर एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है, जिस तरह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से फसलों को भी, पौधों को भी, प्लांट्स को नाइट्रोजन नामक केमिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये नाइट्रोजन का सोर्स तो कुछ होता है, हम खाद के माध्यम से, फर्टिलाइजर्स के माध्यम में पौधों को देते हैं। बाकी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि उस नाइट्रोजन को, जो वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स कर देते हैं और जिसका यूज़ करते हैं। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि आपने नाम सुना होगा, जैसे जो दलहनी फसल होते हैं, जैसे आपने मटर का नाम सुना होगा, ये मटर के जो रूट होता है, नोड्यूल्स होते हैं, उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं कि जो कि इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी हम इस सेगमेंट में करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या चीज़ है?
एग्रो फॉरेस्ट्री इस तरीके से समझ सकते हैं कि ज़्यादातर किसान कहीं ना कहीं केवल खेती कर रहे हैं तो खेती ही कर रहे हैं, लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट आया, 2 वर्ड से मिलकर बना है एग्रो एंड फॉरेस्ट्री। यानी आप एग्रीकल्चर इस तरीके से करें, कृषि इस तरीके से करें कि जिसमें फॉरेस्ट का भी पार्ट आ जाए। यानी उसको फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर को जब मिक्स करके हम करते हैं तो उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्या टेक्निक है, इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। वेस्ट लैंड एंड मीन्स ऑफ रिक्लेम देम। जैसे आपने देखा होगा कि काफ़ी हद तक बहुत सारी ऐसी जगह पे थी कि बहुत सारी लैंड वेस्ट है, यानी वो उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है या वो बैरन लैंड हो गई है जो कि हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम वेस्ट लैंड को अच्छा बना सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, उसको उपजाऊपन उसका लौटा सकते हैं। तो ये सारी हम स्टडी इस सेगमेंट में करेंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट है कि गवर्नमेंट स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर ऑफ द स्टेट। सबसे पहला जानते हैं कि अगर किसी भी देश के इकोनॉमी को बहुत अच्छा बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके लिए कुछ बेनिफिशियल स्कीम लेके आएँ। इसलिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है स्टेट में, उनकी हम स्टडी करेंगे। तो जैसा आपने देखा, ये तीसरा सेगमेंट था जो कि था एग्रीकल्चर साइंस। इसमें 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये भी होगा 32 मार्क्स का। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये टोटल हो गए 3 सेगमेंट हो गया। नेक्स्ट 4th सेगमेंट जिसको इन्वायरमेंटल स्कीम कहते हैं। ये ध्यान रखना होगा, साइंस में इस सेगमेंट को इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको अपने वातावरण के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में हमें जानकारी हो, उसमें उसको हम अच्छा कैसे बना सकते हैं उन सारे की जानकारी हो। इसलिए साइंस एंड टेक पार्ट में इस सेगमेंट को रखा गया है। जैसा कि आप पहले ही बता चुका हूं कि हर एक सेगमेंट से 4 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव। तो 4 क्वेश्चन इससे भी रहेगा ऑब्जेक्टिव और 2 क्वेश्चन होगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन उसमें केवल 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं किस चीज़ की स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये होता है कि जैसा हम अपने आसपास देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे जीव जंतु एक साथ रह रहे होते हैं, अलग अलग मीडियम में रहते हैं। कुछ लोग ज़मीन पे रहते हैं, कुछ लोग पानी में रहते हैं, कुछ लोग हवा में रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो किस तरीके से सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ये सारी स्टडी इसी को कहते हैं कंप्लीटली इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में वो कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो बायोटिक हो या ये बायोटिक हो, चाहे बहुत सारी गैसेज हों, बहुत सारे जीव हों, किस तरीके से एक तरह जुड़े होते हैं वो सब हम स्टडी करेंगे इकोसिस्टम में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। आपने देखा होगा कि जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तालाब का आप एग्जांपल लीजिए। आप तालाब में देखेंगे तो तालाब में केवल मछली ही नहीं रहती हैं, तालाब में छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, मछलियाँ भी होती हैं, छोटी मछली होती है, बड़ी मछली होती है। उसी तरीके से एग्जांपल आप लैंड का ले सकते हैं या जंगल का ले सकते हैं। यानी एक जगह पे एक मीडियम में बहुत सारे एनिमल रहते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने भोजन के लिए, अपने शेल्टर के लिए एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। इसी तरीके से इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम कई प्रकार का होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि जो एक वाटर का इकोसिस्टम क्या है, या लैंड का इकोसिस्टम क्या है, जंगल का इकोसिस्टम क्या है, वो सारा हम स्टडी, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, वो सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा आप जानते हैं कि हमारे अर्थ में या हमारे आसपास बहुत सारे एनर्जी के सोर्स होते हैं। उस एनर्जी के सोर्स में कुछ ऐसे सोर्स होते हैं कि जो कि जिनको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिसका रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप
एक एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है जिसको हम कोल कहते हैं, यानी कोयला, जिसके लिए आप जानते हैं कि झारखंड बहुत फेमस है। कोयला जो होता है कहीं ना कहीं एक ऐसा है कि हमारी एनर्जी की ज़रूरत तो पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त भी हो रहा है, इसलिए उसको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में रखा जाता है। जबकि कुछ ऐसे एनर्जी का जो सोर्स होता है जिसको रिन्यूएबल कह सकते हैं, तो वो होता है, जैसा आपने एग्जांपल देखा होगा, जैसे सन एनर्जी है। सन एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी हो गया। तो वो हम सारे एनर्जी के सोर्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्स हैं, उनके प्रकार क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से नंबर आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं, और ये भी बहुत सिंपल है जो एनर्जी के सोर्सेज के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब ये हुआ कि हम अपने पर्यावरण को किस तरीके से सही बना सकते हैं, कैसे हम उसको सही रख सकते हैं, उसमें हमारा क्या रोल होता है या क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है नेक्स्ट, पॉल्यूशन। ये ध्यान रखेंगे, पॉल्यूशन उसको कहते हैं कि जब हमारे इन्वायरमेंट में किसी केमिकल की या किसी चीज़ की ऐसी अधिकता हो जाती है जिससे कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके सारी चीज़ें, गाड़ी मोटर बहुत सारी आ रही हैं, तो उससे नुकसान सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारी गति तेज़ हो गई, हमें सुख सुविधाएँ तो मिल गई हैं, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है वो होता है कि हमारी जो एयर है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। तो वो पॉल्यूशन कई तरीके के, अब ऐसा नहीं है कि केवल हवा का ही पॉल्यूशन होता है। आप बहुत सारा कचरा जब हम नालियों के माध्यम से पानी में गिराते हैं तो उससे वाटर का भी पॉल्यूशन होता है। ये ध्यान रखेंगे, अगर हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हवा, पानी, अगर ये पॉल्यूटेड होंगे तो हमारे फूड चेन में आएंगे, उससे हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा, या किसी भी एनिमल के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम पॉल्यूशन के अंतर्गत एयर, वाटर और साउंड एंड सॉइल पॉल्यूशन, इन सब की हम स्टडी करेंगे। ये ध्यान रखना होगा कि पॉल्यूशन केवल एयर और वाटर में ही नहीं होता है, साउंड पॉल्यूशन भी होता है। जब हम सड़क पे निकलते हैं या कहीं आसपास जाते हैं तो बहुत जो तेज़ ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, वो भी हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है, इसलिए हम इसकी स्टडी भी करनी होगी। नेक्स्ट जो आपने देखा, जैसा आपने कहा सॉइल पॉल्यूशन क्या है। सॉइल पॉल्यूशन वो होता है कि जब बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से जब सॉइल में मिलता है तो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो भी डिस्टर्ब होती है, जिससे जो पौधे यानी प्लांट का या क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए हम ये सारे सेगमेंट की स्टडी हम इस सेगमेंट के करेंगे। नेक्स्ट जो सेगमेंट है हम इसमें करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे बहुत सारा उपभोक्ता बहुत सारा उपयोग कर रहे हैं हम चीज़ों को, तो उसमें बहुत सारा वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट का किस तरीके से हम उसको करें कि जिससे वो उसको हम इस जो हमारी फूड चेन है हमारे आसपास उसको हम ख़त्म कर सकें, और जो फूड चेन में या हमारे जो आसपास चीज़ें उसमें मिलने से बचा सकें। तो उस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो स्टडी हम करेंगे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसके अंतर्गत होगा। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसको कह सकते हैं कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप एक जंगल को देखिए, आप जंगल में देखेंगे कि बहुत तरीके के कई सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं। ये ध्यान रखेंगे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो, यानी जो डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं, प्लांट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, इसलिए हमें उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ध्यान रखेंगे कि आजकल हम लोग कहीं ना कहीं करंट में इन चीज़ों की बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे एनिमल है जो कि इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं एनिमल की, कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं प्लांट की जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनको बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई एक एनिमल भी गायब होता है हमारी फूड चेन से या जो हमारे इन्वायरमेंट से, तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो हमारी ये क्लाइमेटिक जो
बायोडाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, तो उसके हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। फिर है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट उनको कहते हैं कि जहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक एनिमल की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, उसके बारे में उसको वहाँ कंजर्वेशन होता है, उन सारी की हम स्टडी हम इसके बारे में करेंगे। कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसको नुकसान पहुँच रहा है। एंड नेक्स्ट स्टडी करेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं कि जो कि पूरे विश्व के वातावरण को प्रभावित कर रहा है, उसकी हम स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहला आपने नाम सुना होगा आजकल, क्लाइमेटिक चेंज। ये क्लाइमेटिक चेंज है जो कि हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अगर थोड़ा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो उससे किस तरीके की सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंजेस होते हैं। क्रॉप का प्रोडक्शन चेंज होता है, वाटर लेवल चेंज होता है, जिससे कहीं ना कहीं जो बहुत सारे आइलैंड होते हैं वो डूब जाते हैं। तो ये सारे हम स्टडी हम करेंगे क्लाइमेटिक चेंज जो है इस सेगमेंट में। फिर नेक्स्ट आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जनरली ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। इसका साइंटिफिक जो टर्म है उसको लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। हम देखेंगे कि ये जो ग्लोबली जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, यानी टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, उसके पीछे कौन से कारक हैं, कैसे वो टेम्परेचर को ज़्यादा हो रहा है, उसकी हम स्टडी करेंगे। इनसे हम बच कैसे सकते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है ओजोन लेयर डिप्लीशन। आपने सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा कि जो सन से रेज आती हैं वो कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए ओजोन लेयर होती है। उस ओजोन लेयर में जब आप छिद्र हो जाता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो उससे सन रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ जाती हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। उसकी हम स्टडी करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, जो हम बहुत सारी सुख सुविधाएँ ले रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे आप जो टीवी, फ्रिज, एसी यूज़ करते हैं, उससे निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इस ओजोन लेयर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए इसकी स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है एसिड रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। एसिड रेन का ये मतलब नहीं होता है कि आसमान से एसिड गिरने लगता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे कि एसिड बन जाता है और वो पानी में मिल करके आता है, और वो जब अर्थ पे आता है तो उससे एनिमल को बहुत तरीके से, नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। एसिड रेन पढ़ेंगे। डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन इसमें हम ये करेंगे, मरुस्थलीकरण के बारे में देखेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे जो लैंड्स होते हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, अगर उनका डिफॉरेस्टेशन हो गया या वहाँ प्लांट बहुत कम रह गया, तो धीरे धीरे वहाँ बारिश कम होती है और धीरे धीरे वो फॉरेस्ट ख़त्म होते होते धीरे धीरे वो डेजर्ट की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे कोई भी लैंड डेजर्टिफिकेशन में डेजर्ट बन जाता है, वो सारी हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से लॉज हैं कि जिनसे कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और उसके एक्ट को बारे में पढ़ेंगे। फिर है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। तो जो तीनों हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं, उसके बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, उसके क्या कानून हैं, उन कानूनों का किस तरीके से उपयोग करते हैं, वो हम स्टडी इस पार्ट में करेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है, ये जो फोर्थ सेगमेंट था, उसका क्या सिलेबस है, उसमें हम क्या स्टडी करेंगे। इसमें भी ध्यान रखेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, और ये टोटल होगा 32 मार्क्स का। लेकिन इसमें आपको केवल अटेम्प्ट एक क्वेश्चन करना है। अब लास्ट सेगमेंट है जिसको कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये 5th पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी विज्ञान और तकनीकी का जो विकास है, ये आपका लास्ट सेगमेंट है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ध्यान रखना होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ
बहुत ज़्यादा विकास नहीं कर पाया था हमारा देश। इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को गति देने के लिए भारत सरकार ने एक कानून लाया जिसको नेशनल पॉलिसी एंड स्कीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो उसको हम देखेंगे कि कौन सी स्कीम थी, उसमें क्या क्या मेंशन था, जिसके द्वारा आज हम साइंस में इतनी प्रगति कर चुके हैं। इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है, और किसी भी देश की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी की डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके एनर्जी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करें। तो वहाँ पे हमारे देश की जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी ज़रूरत भी बढ़ेगी। अब ज़रूरत बढ़ेगी तो दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक होते हैं कन्वेंशनल सोर्स और एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स उनको कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एनर्जी की ज़रूरत के लिए हम कोल का यूज़ करते हैं, लकड़ी का जलाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें। तो जो हम इन सोर्स, जो प्राकृतिक सोर्स का उपयोग करते हैं उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स। लेकिन चूँकि प्रकृति में जो कन्वेंशनल सोर्स हैं उनकी एक निश्चित लिमिट है, कुछ लिमिटेड ही है। जैसे अगर हम कोल का ही केवल यूज़ कर रहे हैं, जितना जो नेचुरल रिसोर्सेस अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम उसकी जो क्वांटिटी है या जो वो नेचुरल रिसोर्स हैं वो कम हो जाएंगे या ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए जो नेक्स्ट रिसोर्स होता है वो होता है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स उनको कहते हैं कि जो कि हम परंपरागत तरीके से नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन आज करंट में कहीं ना कहीं हम उसके यूज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब हम सन एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए हम विंड एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स के अलावा जो अदर माध्यम है, एनर्जी का सोर्स है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें, उसके बारे में एनर्जी का यूज़ करें। तो कुल मिला के जो हमारा एनर्जी का डिमांड है वो दो तरीके से पूरा होता है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो हम उनके बारे में टोटल पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं और किन किन मेथड से हम जो है एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड है पूरा कर सकते हैं। और इसमें जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिज़न होता है, यानी कि जो एटम से ऊर्जा बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे उसी एटॉमिक एनर्जी को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं। एक तो ये होता है कि आप उस तकनीकी का उपयोग एटम बम बनाने में करते हैं। दूसरा, जब वही घटना हम कंट्रोल तरीके से करते हैं तो उसको एनर्जी रिसोर्स के बारे में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एटॉमिक एनर्जी के बहुत सारे, जैसे तारापुर हो गया, ककरापार हो गया, ये सारे जो इंस्टीट्यूट बने हैं जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, उस न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बारे में हम स्टडी डिटेल में करेंगे क्योंकि ये करंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो न्यूक्लियर एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसके मेरिट के बारे में जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी, जो न्यूक्लियर पॉलिसी यानी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से उस पॉलिसी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बनाई गई है। नेक्स्ट, एनपीटी एंड सीटीबीटी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि जानते हैं आप कि कई देशों ने एटॉमिक एनर्जी को बनाया है, तो एटॉमिक एनर्जी ने एटम बम को बनाया है। इससे कहीं ना कहीं एक भौगोलिक खतरा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि कभी भी कोई देश एक दूसरे के ऊपर उसको यूज़ करता है तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसको वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इससे रिलेटेड कई सारे ट्रीटी हुए हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे एनपीटी और सीटीबीटी के अंतर्गत। इसमें डिटेल पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से इवोल्यूशन हो रहा है, जिस तरह से साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारा स्पेस पे स्ट्रेंथ अच्छा खासा बने। स्पेस पे स्ट्रेंथ बनाने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि हमने सैटेलाइट यूज़ किया है बहुत सारा, तो वो जो सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी होती है, यानी स्पेस में जो हम अपना पैर फैला रहे हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। आपने नाम सुना होगा कि इसरो इंडिया का जो लीडिंग है
जो लीड करता है स्पेस टेक्नोलॉजी को, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिसके द्वारा हम स्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं सैटेलाइट के, और उसके क्या पर्पज़ हैं, और फिर उसके आगे हम देखेंगे मिसाइल्स के बारे में, देखेंगे कि हम कहीं पर भी जब हमारा देश हर क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे थ्रेट होते हैं, हमें अपनी रक्षा करनी होती है। उस रक्षा को करने के लिए मिसाइल्स का प्रयोग करते हैं। तो इंडियन मिसाइल्स जो प्रोग्राम हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। रिमोट सेंसिंग क्या चीज़ है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी जगह पर हम सर्वे करने जाते हैं या कुछ पता करने जाते हैं तो वहाँ जा कर के करना होता है, लेकिन जब हम कोई सर्वे या कोई जांच हम यहाँ पर बैठ के या दिल्ली में बैठ के जो हमारे क्षेत्र हैं, वो दूर के क्षेत्र हैं, वहाँ की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इसकी स्टडी हम यहाँ करेंगे। यहाँ पे GIS यानी एप्लीकेशन इन वेदर फॉरकास्टिंग। तो ये जो रिमोट सेंसिंग है इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि इसका एप्लीकेशन है वेदर फॉरकास्टिंग। ये बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं पर जो वेदर कैसा होगा उसके बारे में पहले से जानकारी पा जाना। तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है कि उससे जो होने वाले नुकसान हैं उनसे हम बच सकते हैं। जैसे डिज़ास्टर वार्निंग, अगर हमारा कहीं का वेदर के बारे में पहले से जान जाते हैं, कहीं पर कुछ जैसे सुनामी आ रही है या कहीं आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है, उसके बारे में अगर कुछ हम जान जाते हैं तो उससे क्या होता है हम बच सकते हैं, उनसे होने वाले जो नुकसान हैं उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये डिज़ास्टर वार्निंग है, इसकी स्टडी हम करेंगे। मैपिंग ऑफ वाटर, सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज, अगर हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा पूरे देश की रिसोर्सेज के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है, कहाँ पे सॉइल्स की फर्टिलिटी क्या है, मिनरल्स कहाँ पर हैं, ये सारी हम स्टूड यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट इस सेगमेंट में यूज़ करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि चीज़ों को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, और ये जो बैक्टीरिया के यूज़ के द्वारा हम चीज़ों को बढ़ाते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ये सारा सेगमेंट में हम करेंगे। नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग, फार्मास्यूटिकल्स। और ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फूड में ही करते हैं, एग्रीकल्चर में ही करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग, फार्मास्यूटिकल्स में भी करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि हमें बहुत सारी आज एक बड़ी कॉमन बीमारी हो गई हमारे आसपास में, डायबिटीज़ की। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि अगर डायबिटीज़ किसी को हो जाती है तो उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अब आपने देखा होगा कि इंसुलिन जो हमारे शरीर में एक सिक्रीट होने वाला एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन जिसको बीमारी हो जाती है उसे बाहर से खाने से पहले लेना होता है। अब ये हार्मोन चूंकि हमारे शरीर में सिक्रीट होता है तो इसका बाहर प्रोडक्शन कैसे होगा, इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो हमारे अंदर जो इंसुलिन प्रोडक्शन की जो जीन्स हैं उन जीन्स को हम बैक्टीरिया में यूज़ करके वहाँ इंसुलिन बाहर बनाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी होता है, तो वो सारा हम स्टडी हम यहाँ करेंगे। और फिर फूड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में कैसे हम यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, ये सारा हम स्टडी करेंगे। और पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देखेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप कोई टेक्नोलॉजी, कोई तकनीकी का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हो। हमेशा जब उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। वो हमारे हेल्थ पे कुछ नुकसान हो सकता है, हमारे इन्वायरमेंट पे नुकसान हो सकता है, तो उसकी भी हम स्टडी करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि जानते हैं कि हमारे लाइफ में एक क्रांति लाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। यानी कि आप एक जगह रह करके पूरे दुनिया से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे इंटरनेट हो, ये सारी चीज़ों की स्टडी जो हम करेंगे वो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें कंप्यूटर और इसके एप्लीकेशंस जो हैं, डाटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम, साइबर एंड साइबर लॉज, ठीक है, इसकी हम स्टडी करेंगे। अब जैसा कि आप देखे होंगे, आपने टर्म आजकल पढ़ा होगा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम उसको कहते हैं कि जो इंटरनेट पे जो
इंटरनेट पे जो क्राइम किया जाता है उसको साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। अब ये आप कह सकते हैं किस तरीके का क्राइम होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पैसे धोखाधड़ी से लोग ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसको किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी के डेटा को चोरी कर सकते हैं। तो ये सारे जो क्राइम ऑनलाइन हो रहा है, इंटरनेट से हो रहा है, उसको साइबर क्राइम कहते हैं। तो करंट में जिस तरीके से एक क्रांति हमारे जीवन शैली में आई है, तकनीकी के द्वारा हमारे हर चीज़ में क्रांति आई है, तो उसी तरीके से क्राइम के अंतर्गत भी क्राइम बढ़ा है। और जब क्राइम बढ़ा है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ लॉज बनाए जाएं। इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ बने, जिसको साइबर लॉज के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ दोनों ही सेगमेंट की स्टडी करेंगे कि वो कौन कौन से साइबर क्राइम है, उनकी क्या कंट्रोल करने के लिए लॉज हैं। और नेक्स्ट है हेल्थ पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि सिंपल सी बात है कि अगर बहुत बड़ी जनसंख्या हो रही है तो उनके स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन कौन सी हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी आई है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। जैसा कि आपने देखा होगा जब आप छोटे छोटे होंगे तो मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला होता था, बहुत ज़्यादा लोगों को बीमारी होती थी, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से किस तरह से लॉ आया, किस तरह से कंट्रोल किया। और ये लेप्रोसी और टीबी, कैंसर, एड्स, ब्लाइंडनेस एट्सेट्रा, मतलब ये बीमारियों के नाम बताए गए हैं कि इनको नियंत्रित करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के स्कीम है ये और किसके द्वारा हम इनको कंट्रोल कर पाए हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये रहा अभी तक का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पार्ट। इसमें भी जो 4 क्वेश्चन होंगे ये तो ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 क्वेश्चंस होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। ये ध्यान रखना होगा, ये जो 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आएगा इसमें आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, एक नहीं करना है। तो ये टोटल हो गए जो टोटल सेगमेंट थे 5 सेगमेंट। उसमें 5 सेगमेंट में जो मेंस के जो साइंस टेक का जो 6th पेपर है वो टोटल डिवाइड होता है। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से टोटल क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। जैसा हमने बताया कि आपको जो वर्ड लिमिट दी गई है कि आपको मेंस के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को 500 से 600 के बीच में होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि केवल आप वर्ड को लिमिट को देखें, आप कंटेंट देखें, अपने फॉर्मेट को देखें। इस पे कोई ज़रूरी नहीं वर्ड थोड़ा कम हो जाए या थोड़े ज़्यादा हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो क्वेश्चन आया उसका आंसर देने की कोशिश करें। और साइंस में ये ध्यान रखेंगे कि ज़्यादातर जो लाइफ साइंस में जो पार्ट है उसको पिक्चर पे आप ज़्यादा फोकस करें, उसके डायग्राम को बनाएं और उसमें काफ़ी आपको हेल्प हो गया और काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो जैसा मैंने बताने की कोशिश की आपको कि प्री में टोटल जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें साइंस के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, उसके क्या मार्क्स हैं, और मेंस का जैसा हमने स्टडी किया कि कैसे कैसे उसके पार्ट हैं उसके बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे। तो फिर अगर ये तो अभी हम इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि इसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम किस तरीके क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से उससे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने वर्ड लिमिट हैं, और बाकी के इसके बारे में हम डिटेल क्लास आगे नेक्स्ट जब डेट अनाउंस होगा तो स्टार्ट होगा। और फिर तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ आपसे, फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।